रखने हैं। पहला पॉइंट है, एथिस्ट बोलते हैं कि हमारी कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, ठीक है, हम जब तक हैं तभी हमें सजा मिलनी चाहिए जो भी है। और रिलीजियस लोग बोलते हैं कि हाँ, मरने के बाद हेल या हेवन में जाते हैं, ठीक है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है और वो डराते रहते हैं कि हेल में जाओगे, हेल में जाओगे, और बोलते हैं 5 बार प्रेयर करो। अब मतलब इंसान को डर के रहना है जिंदगी भर कि अगर 5 बार प्रेयर नहीं करी तो हेल में जाएंगे, कोई प्रूफ नहीं है। पॉइंट पे आ रहे हैं आप, माइक्रोस के अंदर चले गए थे, आप पहले मैक्रो के अंदर आए। तो ये इन सब चीजों के ऊपर आपका ईमान लाना या इन सब चीजों को मानना वो डिपेंड करता है कि पहले आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात को या आप एक क्रिएटर की जात को माने। आप जब एक क्रिएटर की जात को ही नहीं मानते तो फिर आपका इस चीज के ऊपर बात करना कि जी वो मरने के बाद जिंदा होंगे, हेल है या नहीं है, सबसे पहले तो आप क्रिएटर की जात के ऊपर आएंगे ना कि क्रिएटर की जात के ऊपर आप यकीन रखते हैं या नहीं रखते। तो आपने कहा कि आप क्रिएटर की जात के ऊपर यकीन नहीं रखते, इसकी क्या दलील है आपके पास कि वो क्रिएटर नहीं है? लास्ट पार्ट डेफिनेशन का, और उसके बाद मैं प्रूफ करता हूँ। लास्ट पार्ट ये कि क्या ये गॉड जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया है वो उसने एक इंटेलिजेंट डिजाइन क्रिएट किया है, और क्या हम गॉड को कह सकते हैं वो इंटेलिजेंट डिजाइनर है या नहीं। अब मेरे को ये क्लियर कर दो, उसके बाद मैं अपना प्रूफ देता हूँ। क्या गॉड इंटेलिजेंट डिजाइनर है? जी 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 बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिवर्स पहली बात सेव कर दूं, क्योंकि एपिकोरस को हम पढ़ के ना बाल सफेद हो रहे हैं हमारे भी। नहीं, मैं डेफिनेशन इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैं ये डेफिनेशन के हिसाब से मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि गॉड ये सब नहीं है बेसिकली। सही। ये यूनिवर्स में इंसान को उसने बनाया हमें टेस्ट करने के लिए, और हमें एक प्लैनेट अर्थ पे रखा। अगर उसको यही करना था तो उसने बाकी सारे प्लैनेट्स और सन क्यों बनाए, इतनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्यों बनाई? मेरे हिसाब से कोई भी इंटेलिजेंट डिजाइनर इतना डम नहीं हो सकता कि सिर्फ इंसान को टेस्ट करने के लिए वो इतने सारे प्लैनेट्स बनाए। तो इसको हम इंटेलिजेंट डिजाइन कह ही नहीं सकते। सही हो गया। बता दो कि इतने, अगर कहीं कुरान में नहीं लिखा और कहीं बाइबल में, कहीं गीता में नहीं लिखा कि बाकी प्लैनेट्स और बाकी गैलेक्सीज का कोई क्या पर्पस है, अगर हमें पता ही नहीं, तो आप इस डिजाइन को इंटेलिजेंट डिजाइन किस बेसिस पे कह रहे हो? क्योंकि हमको नहीं पता इन्होंने क्यों बनाया था, तो हम बेसिकली अज्यूम कर सकते, और आज तक हमें किसी और प्लैनेट की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा हूँ इंटेलिजेंट डिजाइन कैसे हुआ? मेरे हिसाब से ये डम डिजाइन है, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई आंसर नहीं है गॉड के थ्रू कि उसने ये क्यों बनाया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका क्या, इसको बनाने का क्या रीजन था? मैं सिर्फ एक बात ऐड ये करना चाहूंगा कि आपका ये कहना है कि इस प्लेनेट, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इसके लिए सूरज की कोई जरूरत नहीं है, सूरज का कोई अमल दखल नहीं है, बिल्कुल फजूल है। चांद भी इसके लिए फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ प्लेनेट अर्थ। नहीं, आपने वो दो बात ये नहीं है उबैद साहब, बात नहीं, मैं कह रहा हूँ सन की जरूरत है, मून की जरूरत है, बट बाकी प्लैनेट्स की जरूरत नहीं है, बाकी गैलेक्सीज की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बदल रहे हैं, मुफ्ती साहब को बोलने थे। आपने कहा था कि बाकी किसी भी की कोई जरूरत नहीं है, सब बेफायदा है, लेकिन आप मुफ्ती साहब को जरा बोलने थे। हाँ नहीं, बात ये नहीं है उबैद साहब और कैसर भाई, मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अभी ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, कुरान में नहीं बताया, बाइबल में नहीं बताया। मालूम ना होने से ये फैसला कर देना कि ये डिजाइन इंटेलिजेंट नहीं है, ये कैसे पता चला? आपको आज से 500 साल पहले इंसान की बॉडी में क्या क्या चीजें हैं नहीं पता था, तो क्या आप ये मान के चल रहे थे कि ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है? क्या आप इसको डम डिजाइन मान रहे थे महज अपनी लाइल्मी की वजह से? ये लाइल्मी और ना जी मैक साहब, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जनाब, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे जनाब, फरमाइए। हाँ, मैं अपना पॉइंट रखता हूँ, बट मैं उससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा, मैंने आपका एक ही वीडियो देखा है और उसमें मेरे को इतना अच्छा लगा आप लोग जिस तरह से बात करते हो अपने गेस्ट से, कि मैं यहाँ तब से आना चाहता था, और मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपका, थैंक यू। ऑलराइट, तो मैं हिंदू फैमिली से हूँ, इंडिया से हूँ, बट मैंने कभी किसी रिलीजन को फॉलो नहीं किया, ना हिंदुइज्म ना कुछ। मैं एथिस्ट हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्यों लगता है कि एथिज्म इस्लाम से या किसी भी रिलीजन से बेटर है। उसका रीजन ये है कि इस्लाम में ना ये बोला जाता है कि ये लिस्ट है, ये सब करोगे तो तुम हेल में जाओगे, ठीक है।
और वो बोलते हैं कि अगर अल्लाह को वर्शिप नहीं किया दिन में 5 बार या अल्लाह को नहीं मानते तो भी हेल में जाओगे। एथिस्ट कभी भी हेल के नाम पे किसी को डरा के उनको अपना लाइफ की गाइडलाइंस नहीं देते। वो नहीं बोलते ये करोगे तो हेल जाओगे, वो करोगे तो हेल जाओगे। तो मेरा पॉइंट ये है, जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा बॉदर करती है कि अगर अगर कोई बोलता है कि मैं इस्लाम में मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, बट अब मेरे को लग रहा है क्रिश्चियन बनना चाहिए, मैं जीसस को ज्यादा मानता हूँ, वो चेंज करेगा तो अल्लाह के हिसाब से वो हेल जाएगा। और हम किसी को नहीं डराते कि मरने के बाद तुम हेल में जाओगे। ठीक है ना, वेरी क्लियरली कंसाइज के आपका पॉइंट आ गया। बात भाई जस्ट टेक दिस। ओके 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 ओके। अच्छा, मुझे एक ये बताएंगे कि हेल का कॉन्सेप्ट किस लिए है? हेल का कॉन्सेप्ट इसलिए है ताकि ये कॉन्सेप्ट है जजा और सजा के साथ है कि आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानेंगे तो ये गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन के मुताबिक आप चलेंगे तो दैट मीन्स कि इससे आप जो है आपको जो अल्टीमेटली जो जजा मिलेगी वो सवाब की सूरत में मिलेगी और उसका अल्टीमेट आउटकम आपको जन्नत की सूरत में मिलेगा। और अगर आप इन चीज़ों से ये चीज़ें जिनसे मना किया गया है, अगर आप इनको करेंगे तो अल्टीमेटली आपको इसकी तरफ से जो अल्टीमेट आउटकम है वो हेल की सूरत में मिलेगा, जहन्नम की सूरत में मिलेगा। अब अगर हम उसमें से लिस्ट बनाएं तो देयर आर, सबसे पहले आती हैं हकूकुल्लाह की चीजें आती हैं, जैसे आपने नमाज की बात की है, तो नमाज पढ़ना उतना ही बेहतर है इंसान की अपनी ज़ात के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। इसके ऊपर एक पूरी अलग से बात की जा सकती है। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज़, ऐसी आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी, जिसमें आपने किसी दूसरे का हक नहीं मारना, ठीक है? अगर आपको ये बात कही जाए कि किसी दूसरे इंसान का हक ना मारें, या आपको ये बात कही जाए कि किसी दूसरे इंसान के साथ झूठ ना बोलें, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो उसकी वजह से आप हेल में जाएँगे और उसकी वजह से सोसाइटी की बेहतरी हो रही है, सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है, तो क्या ये चीज़ बेहतर नहीं है? एक एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि फिर सेकुलरिज़्म में किसी भी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे अकीदे के मुताबिक दुनिया के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी है और फिर आपने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और वहाँ पर भी आपको अकाउंटेबल होना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक एथियस्ट सोसाइटी के अंदर एक बंदा फिर जो चाहे जैसे चाहे करे, उसको किसी भी तरह के लिए अकाउंटेबल नहीं बनाना चाहिए। वो किसी के घर में जाके जो है ना जो है वो डाका मार दे, किसी की दूसरे की चीज़ को छीन ले, उसको तो अकाउंटेबल नहीं होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एथियज़्म के मुताबिक आप कह रहे हैं कि तो उसमें तो कोई भी डर नहीं होना चाहिए। तो डर का सिस्टम ये जुड़ा होता है सज़ा के साथ, और सज़ा का जो सिस्टम है वो हर एक फंडामेंटल के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, वो किसी जगह से खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट समझा। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि एथिस्ट के हिसाब से कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए क्योंकि वो तो मानते ही नहीं किसी मॉरल ऑब्लिगेशन में, ठीक है? जी, जी। फिर उस हिसाब से रिलीजन में कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ लाइफ के बाद होने चाहिए। मतलब भगवान सजा देगा, फिर इंसान क्यों सजा दे रहा है जब भगवान देख रहा है सब कुछ और उसने सबको जज कर रहा है? वो जब मरने के बाद सजा देगा तो इंसान लॉ क्यों बना रहा है? मेरा पॉइंट ये है, एथिस्ट के हिसाब से बुरे एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मेरे हिसाब से चोरी गलत है, ठीक है? अब उसकी सजा लॉ देगा, तुम पकड़े गए, तुम्हें लॉ देगा, तुम्हें जेल होगी, जो भी जाना है। बट मैं ये नहीं बोलूंगा किसी को कि चोरी मत करना क्योंकि मरने के बाद तुम हेल जाओगे, क्योंकि फिर वो मुझसे हेल का प्रूफ मांगेंगे। मेरे पास नहीं है हेल का प्रूफ। मेरे हिसाब से ये इमेजिनरी थ्रेट है। एक पॉइंट क्लियर हो गया कि हम आप और मेरा इस बात पे इत्तेफाक हो गया कि कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए। इस बात पे इत्तेफाक हो गया हम दोनों का? बिल्कुल 100%। ओके फाइन, ये एक पॉइंट क्लियर होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं कि देखें, बीइंग अ बिलीवर, मेरा इस बात के ऊपर ईमान है कि मैंने मरने के बाद जिंदा होना है। बीइंग एथियस्ट, एक एथियस्ट का इस बात के ऊपर यकीन नहीं है कि उसने मरने के बाद जिंदा होना है। सो एक बिलीवर होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस दुनिया में भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद आपको मरने के बाद भी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ईमान के मुताबिक तो मेरी ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो मेरी अगली जिंदगी भी शुरू होनी है, जो असल जिंदगी है, जो हमेशा रहेगी, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो ये कैसा इंसाफ हो सकता है जब मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि मेरी मरने के बाद भी जिंदगी है, तो मैं इस दुनिया में तो जो मर्जी करता रहूं और आखिर में मेरे लिए कोई हिसाब ही ना हो, आखिर में मेरे लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। जब मैं दो जिंदगियों, देखिए, एक एथियस्ट एक जिंदगी पे बिलीव करता है तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस एक दुनिया के अंदर होना चाहिए। एक बिलीवर दो जिंदगियों के ऊपर बिलीव करता है तो उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस इस दुनिया में भी होना चाहिए और आगे वाली जिंदगी में भी होना चाहिए। तो इंसाफ तो तभी होगा ना, अगर मैं दुनिया के अंदर सब कुछ कर लूं और आखिरत में मैं उसके बाद क्लियर हो गया हूं, मैं कोई फायदा नहीं है मुझे, तो क्या फायदा फिर? चलो मैं आपकी बात समझ गया। मेरे को ना 2 पॉइंट रखने हैं।
पहला पॉइंट है, एथिस्ट बोलते हैं कि हमारी कोई दूसरी जिंदगी नहीं है, ठीक है, हम जब तक हैं तभी हमें सजा मिलनी चाहिए जो भी है। और रिलीजियस लोग बोलते हैं कि हाँ, मरने के बाद हेल या हेवन में जाते हैं, ठीक है। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है और वो डराते रहते हैं कि हेल में जाओगे, हेल में जाओगे, और बोलते हैं 5 बार प्रेयर करो। अब मतलब इंसान को डर के रहना है जिंदगी भर कि अगर 5 बार प्रेयर नहीं करी तो हेल में जाएंगे, कोई प्रूफ नहीं है। और एथिस्ट जो है वो कभी ये नहीं बोलते, इमेजिनरी स्टोरीज नहीं बनाते कि सांता क्लॉज आके तुम्हें मारेगा या स्पाइडरमैन आके मारेगा। पॉइंट पे आ रहे हैं आप, देखिए आप असल पॉइंट पे आ रहे हैं। आप माइक्रोस के अंदर चले गए थे, आप पहले मैक्रो के अंदर आए। तो ये इन सब चीजों के ऊपर आपका ईमान लाना या इन सब चीजों को मानना वो डिपेंड करता है कि पहले आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात को या आप एक क्रिएटर की जात को माने। आप जब एक क्रिएटर की जात को ही नहीं मानते तो फिर आपका इस चीज के ऊपर बात करना कि जी वो मरने के बाद जिंदा होंगे, हेल है या नहीं है, सबसे पहले तो आप क्रिएटर की जात के ऊपर आएंगे ना कि क्रिएटर की जात के ऊपर आप यकीन रखते हैं या नहीं रखते। तो आपने कहा कि आप क्रिएटर की जात के ऊपर यकीन नहीं रखते, इसकी क्या दलील है आपके पास कि वो क्रिएटर नहीं है? हाँ देखो, इसका ना प्रूफ नहीं है बट आर्गुमेंट है, ठीक है, आर्गुमेंट है। बेसिकली सब जब कहते हैं आपके कि पास एक प्रूफ ही नहीं है तो वर्ड, फिर आप कितने कैसे यकीन से कह सकते हैं कि वो नहीं है? हाँ तो अगर मैं है आपको तो फिर बता देता हूँ। हाँ, इसका रीजन है क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे। अगर आज मैंने आपको बोला कि मैंने आज एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा जिसके पंख है, आप अगर डिस्प्रूव नहीं कर सकते तो मैं सच बोल रहा हूँ, ये सेंस नहीं बनती। आपको डिस्प्रूव नहीं करना है, मेरे को सबूत लाना है कि मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा, ठीक है। मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता भगवान नहीं है, क्योंकि मैं आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहा हूं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रूव करो गॉड है, हेल है, हेवन है, एड्रेस क्या है हेल का। और दूसरी बात, मेरा आर्गुमेंट ये है कि अगर लोग कहते हैं कि ये दुनिया बनाई किसने, भगवान होगा, इतना इंटेलिजेंट डिजाइन है, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर होगा। मेरे हिसाब से ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ही बनाता तो अर्थ पे ना वो अर्थक्वेक्स नहीं डालता। अब ये इतना बड़ा ये फ्लॉ है दो जिसकी अलग वजह से लोग मर रहे हैं, नहीं ये दो ठीक है। अलग तो ये मेरा चीजें आर्ग्यूमेंट है। नहीं अब दो अलग बातें कर रहे हैं। मैं एक अब ब्रीफली मैं ऐड करके फिर उबैद भाई को मैं वापस मैं बैकग्राउंड देता हूँ। जो आपने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कही है, ये बड़ी ग्रोस मिस एक बेसिकली ओवर सिंप्लीफिकेशन है जो आप कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी बात जब आप बात करते हैं तो आपका एक पॉजिटिव क्लेम हो सकता है, एक नेगेटिव क्लेम हो सकता है, जो कि दोनों ही नॉलेज क्लेम होते हैं, और तीसरी होती है न्यूट्रल पोजीशन। मिसाल के तौर पे आप ये कहें कि आज आपने एक उड़ता हुआ घोड़ा देखा है, आपने एक नॉलेज क्लेम किया है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबूत दें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक आदमी है वो कहता है कि भाई मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है हो सकता ना हो, उससे कोई आदमी सबूत नहीं मांगेगा, इसलिए कि वो नॉलेज क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन जो आदमी कहे ना कि उड़ता हुआ घोड़ा होता ही नहीं है, वो भी नॉलेज क्लेम कर रहा है, सबूत उसने भी देना है कि उसको कैसे पता है कि नहीं होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबूत दें खुदा का, इसलिए कि हम कहते हैं कि खुदा है। आप एग्नोस्टिक नहीं हैं, आप एथियस्ट हैं। आपका एक नॉलेज क्लेम है कि खुदा नहीं है, इसलिए ये सबूत आपने भी देना है कि खुदा नहीं है। चलो, आपकी बात एकदम 100% सही है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रूफ देता हूं, बट उससे पहले मैं एक बार गॉड की डेफिनेशन आपसे क्लियर करना चाहता हूं। तो मैं 2-3 स्टेटमेंट बोलूंगा, अगर गलत हो ना मेरे को बताना ये गलत है, ठीक है। गॉड ने यूनिवर्स बनाया है और गॉड इटर्नल है, अनक्रिएटेड। क्या ये सही है, गलत? इटर्नल को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। इटर्नल मतलब उसको किसी ने बनाया नहीं, हमेशा से था। इटर्नल मतलब हमेशा, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन गॉड की है, गॉड इज ऑल पावरफुल, ऑल लविंग एंड ऑल नोइंग। इसमें कुछ गलत है? दूसरी डेफिनेशन नहीं है। ये वो नेसेसरी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो गॉड को बनाते हैं। रिमूव एनी ऑफ देम एंड गॉड इज नॉट गॉड एनीमोर। नहीं तो क्या गॉड ऑल पावरफुल है? ऑल नोइंग है, उसको सब कुछ पता है नहीं? या श्योर। और वो सबसे प्यार करता है या नहीं, ये पूछ रहा हूं मैं। सबसे प्यार करता है। और प्यार की डेफिनेशन अगर आप ये रखें कि जो मर्जी बंदा करता रहे और वो उसको हर आदमी को खुली छुट्टी है, तो मतलब उसका कंडीशनल लव, प्यार भी करता है और गुस्सा भी करता है। अच्छा, कंडीशनल लव है बेसिकली, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट है, क्वालिफाइड है अल्लाह ताला की, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है, अगर ये करोगे तो प्यार करूंगा मैं, अगर नहीं करोगे तो प्यार नहीं करूंगा मैं, ये कंडीशंस है।
क्वालिफाइड की बात की Qualified. है, कंडीशनल की नहीं। असल में अच्छा। लव की भी टाइप्स हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। एक लव है जो सबके लिए है और एक लव है जो क्वालिफाइड है। तो एक बेसिक लेवल के ऊपर सबके लिए लव है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट डेफिनेशन का और उसके बाद मैं प्रूफ करता हूँ। लास्ट पार्ट ये कि क्या ये गॉड जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया है वो उसने एक इंटेलिजेंट डिजाइन क्रिएट किया है, और क्या हम गॉड को कह सकते हैं वो इंटेलिजेंट डिजाइनर है या नहीं? अब मेरे को ये क्लियर कर दो, उसके बाद मैं अपना प्रूफ देता हूँ। हाँ जी, क्या बिल्कुल गॉड कह सकते इंटेलिजेंट डिजाइनर है? हैं। जी जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब अब मैं आपको आप बताता हूँ कि ये अगर आप यूनिवर्स कहें तो पहली मैं बात आपका टाइम वैसे सेव कर दूं, क्योंकि एपिकोरस को हम पढ़ के ना बाल सफेद हो रहे हैं हमारे भी। नहीं, मैं इसलिए भी आपने डेफिनेशन बात इसलिए नहीं रखना कही। चाहता हूं क्योंकि अगर मैं ये डेफिनेशन के हिसाब से मैं प्रूव कर सकता हूं कि गॉड ये सब नहीं है। बेसिकली अच्छा ठीक, सही। ये यूनिवर्स में इंसान को उसने बनाया हमें टेस्ट करने के लिए, और हमें एक प्लैनेट अर्थ पे रखा। अगर उसको यही करना था तो उसने बाकी सही सारे प्लैनेट्स और सन क्यों बनाए, इतनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्यों बनाई? मेरे हिसाब से कोई भी इंटेलिजेंट डिजाइनर इतना डम नहीं हो सकता कि सिर्फ इंसान को टेस्ट करने के लिए वो इतने सारे प्लैनेट्स बनाए। तो इसको हम ठीक हो इंटेलिजेंट गया, डिजाइन कह ही नहीं सकते। सही हो गया। अब हम इस प्रेमिस पे बात कर रहे हैं ना कि जो गॉड है वो ऑल नोइंग है, हाँ, यानी कि अगर हम गॉड की बात कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं ना कि जिस गॉड की हम बात कर रहे हैं वो ऑल नोइंग है, अदरवाइज तो ये कन्वर्सेशन मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है, आप ऑल नोइंग हैं? मैं तो नहीं हूं। तो कितनी ये डम बात है कि एक आदमी जो ऑल नोइंग नहीं है वो अपने लैक ऑफ नॉलेज की बेस पे ऑल नोइंग गॉड पे जजमेंट अप्लाई कर रहा है कि ये चीज डम है। वो खुद आपको डम नहीं लग रहा? नहीं, मैं बताता हूं उसका रीजन है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इसमें रीजन बनाऊंगा, की कौन सी बात हो सकती है कि गॉड ऑल नोइंग है? हमारी इस कन्वर्सेशन में हमने एस्टेब्लिश किया कि गॉड को मानने के लिए जरूरी है कि हम ये माने कि गॉड ऑल नोइंग है। आप खुद अपने लिमिटेड नॉलेज की बेस पे कह रहे हैं कि मुझे देखो, मेरा नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिसका नॉलेज अनलिमिटेड है उसने ये गलत किया है। हाउ डम स्टेटमेंट इज दिस? इसका रीजन है, अब मेरे को अगर गॉड है और तो फिर वो मेरे को ये क्यों नहीं कुरान के थ्रू भेजता या बाइबल के थ्रू मैसेज भेजता कि प्लैनेट्स का ये रीजन है, गैलेक्सीज का ये रीजन है? वो अपने मैसेजेस बाइबल और कुरान के थ्रू भेजता है, बट हमें ये नहीं बता पाया कि इस डम डिजाइन का रीजन क्या था। व्हाई डू यू थिंक इट्स डम टू स्टार्ट विद? आपको ये रीजन भी बता देते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये डम आपको क्यों लगता है? इसको डम क्योंकि कहने के पीछे आपके पास उतना नॉलेज है जो गॉड के पास है? हाँ, मैं वही बताने चाह रहा था उस टाइम पे कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं तो मैं 1 बिलियन सॉफ्टवेयर नहीं बनाऊंगा ताकि एक सही काम करे। मुझसे बड़ा डम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नहीं होगा कि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैंने 1 बिलियन ट्राइज करे। मान लो एक सॉफ्टवेयर खराब निकला, चलो दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, 5वें तक मैं तो सही करूंगा, 100 में हो जाएगा। बट अगर ठीक मैं 1 बिलियन सॉफ्टवेयर बनाता हूं और फिर मैं बोलता हूं सर मेरा एक सॉफ्टवेयर काम कर गया, तो मुझसे डम सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई नहीं है। अब आप राइट, बताओ कि गॉड ने एक प्लैनेट पे लाइफ रखने के लिए इतनी गैलेक्सीज क्यों बनाई? ठीक हो गया। ये एक तो एक एक सवाल खुद अपनी बातों के अंदर ही जिक्र किया था। आपने कहा था कि गॉड ने ये सारी की सारी का यूनिवर्स किस लिए बनाया? ताकि वो आजमा सके, ताकि वो इम्तिहान ले सके। तो मैं आपसे इससे पूछता हूं कि आपने पहले इस बात को माना कि इस कायनात को गॉड का बनाने का पर्पस और मकसद ये था कि उसने इम्तिहान लेना था, उसने आजमाना था। तो अच्छा अगर सर, मैं खता करना जी जी इजाजत, एक कमेंट मैं भी देख रहा हूँ कि मुफ्ती साहब ने कमेंट किया है। मुफ्ती साहब अगर आप मौजूद हैं, काइंडली एक दफा आप कमेंट कर लें। मैं असल में देख नहीं रहा था, आप कमेंट करें, मैं आपके लिए जगह बनाता। एक भाई हमारे वैसे उनकी डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं हो, तो वैसे भी हमने उनको ओके उनसे इजाजत लेनी है। जी प्लीज आप ओके करें। फाइन। सो आपने इस बात को माना कि गॉड ने जो बनाया वो इम्तिहान लेने के लिए बनाया। तो जब आप एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे होते हैं और एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उस एग्जाम में अगर आपको सब आंसर्स का जवाब पता है तो फिर तो आपका एग्जाम खत्म हो गया, फिर तो इम्तिहान रहा ही नहीं। फिर तो सारा जो रीजन थी इस सब चीज को बनाने की वो तो खत्म होगी। तो देयर आर सम क्वेश्चंस जो अनसॉल्व इसलिए हैं जिसकी बुनियाद पर ईमान का इम्तिहान लिया जा सके। सो अगर सब चीजें आप कह रहे हैं कि कुरान और बाइबल के थ्रू आपको सॉल्व हो जाए, जब सॉल्व हो जाएगी फिर तो इम्तिहान का पर्पस ही कोई नहीं रहा, फिर तो मकसद ही खत्म हो गया ना। तो 2 पॉइंट है मेरे इससे, ठीक है। पहला मुफ्ती पॉइंट साहब, यह है कि अगर मैक्स भाई एक सेकंड इंतजार कीजिएगा। मुफ्ती साहब, मैंने आ गया अच्छा आ मुफ्ती गया। साहब तशरीफ ले आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं दोनों साहिबान? अस्सलाम रहमतुल्लाह जी वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुफ्ती साहब, क्या बहुत बहुत आपके शुक्रिया काम आपका, आप तशरीफ लाए, इज़्ज़त बख्शी आपने इतनी। अभी हमारे
मैक्स साहब हैं, इनसे बात हो रही है, ये एथिज्म को इस्लाम से बेहतर समझ रहे हैं, इस टॉपिक पे बात हो रही है। हाँ जी, जी। तो ओके, मैं बोलूं? जी फरमाइए फरमाइए। बेसिकली मेरे 2 पॉइंट है। पहला है कि अगर हमें इस चीज का आंसर मिल जाता है कि यूनिवर्स इन्होंने क्यों बनाया, गॉड ने बाकी प्लैनेट्स क्यों बनाए, तो इससे टेस्ट में कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे अगर मुझे पता चल गया कि यूनिवर्स बाकी प्लैनेट्स क्यों बनाए हैं, तो मैं पास होऊंगा या फेल, वो कैसे चेंज होगा, या मैं मर्डर करूंगा या नहीं करूंगा, या मैं चोरी करूंगा या नहीं करूंगा। इस नॉलेज से मेरे डिसीजन मेकिंग चेंज नहीं होती, मेरा टेस्ट रिजल्ट फिर भी सेम रहेगा। तो मेरे को ये ये एक नहीं समझ में आ रही fallacy है। भगवान। एक मिनट, मेरे 2 पॉइंट ये है, मैं सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, ठीक है? मैं 2 आपका पॉइंट है। जो पहला इस पॉइंट, देखिए दोनों रह जाते हैं ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक पॉइंट को हम एड्रेस करें। ये एक ठीक है, कोई नहीं। फॉल्स इक्विवोकेशन है कि आप 2 मुख्तलिफ चीज़ें जो अल्लाह ताला के साथ मंसूब हैं, उनको आप आपस में रिलेट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको अगर एक एक गाड़ी में आपको अगर हॉस्पिटल लेके जाया जाए जहाँ पे आपको दवाई दी जा रही है, तो आप ये कहें कि इस दवाई का भाई इस गाड़ी से क्या ताल्लुक है? वो भाई आप गधे पे भी जा सकते थे, गाड़ी पे, वो 2 फैक्ट्स हैं जिनको आप देख रहे हैं कि इनका कोई बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं है, देयरफॉर आप कहते हैं कि म्यूचुअली इनकम्पैटिबल हो गए हैं। इम्तिहान का मज़मून अपना है, यूनिवर्स की क्रिएशन का मज़मून अपना है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो एक 100 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं, वो सारी गैलेक्सीज़ मेरे इम्तिहान के लिए तो नहीं बनी हुई। मेरा इम्तिहान का ताल्लुक इस दुनिया के मामलात के साथ है, रिश्तेदारों के साथ है, प्लैनेट के साथ है, इकोलॉजी के साथ है एंड सो फोर्थ। 2 चीज़ों को जब आप कहेंगे मिक्स करके कि नहीं मुझे इसमें कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, देयरफॉर नो गॉड, दैट्स फ्रैंकली वेरी डम आइडिया। आई एम वेरी सॉरी, लफ्ज़ आपने यूज़ किया था, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा इनसे कि जितनी गैलेक्सीज और प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो भाई आपको क्या ये मालूम है कि उनका कोई पर्पस नहीं है, या ये मालूम नहीं है कि उनका कोई पर्पस है? मेरे हिसाब से एज एन एथिस्ट इनका कोई पर्पस नहीं है। आपको ये मालूम है? हम्म। इसका सबूत दे दीजिए, क्योंकि जो चीज आपको मालूम होती है उसका सबूत चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसका कोई पर्पस नहीं है। अगर पर्पस होता तो मैं वो साबित आपके करता, हिसाब बट का क्या मतलब? चलो आप साइंस की बुनियाद पर बात कर रहे हैं ना, तो एक चलो मैं साइंटिफिक समझ गया प्रूफ आपकी दीजिए बात, कि इनका मैं कोई आपका पर्पस सवाल नहीं है, समझ इसका गया। प्रूफ चाहिए। हाँ, मैं सवाल समझ गया। बेसिकली क्या है कि कभी भी कोई भी मीटियोर आके अर्थ पे या बाकी प्लैनेट्स पे स्ट्राइक करता है, ठीक है? हैबिटेबल जोन जो होता है, जो सन से एक हैबिटेबल जोन होता है हर सोलर सिस्टम में, जिसके अंदर प्लैनेट में लाइफ आ सकती है, वो बहुत छोटा है। इतने सारे प्लैनेट्स हैं और उनमें से लाइफ शायद सिर्फ प्लैनेट अर्थ पे है, शायद और कहीं हो, हमें नहीं पता। बट आप अगर ये एक सारी मिनट चीजों एक को मिनट एक मिनट, जोड़ोगे, आपने कहा हमें नहीं पता, अभी तो आप कह रहे थे आपको पता है। मैंने बोला मेरे को ये नहीं पता लाइफ और प्लैनेट पे है या नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर अच्छा, हम ये सारी चीजों को जोड़े लाइफ ना, के अलावा कोई और पर्पस भी तो हो सकता होगा ना, वो आपको पता है कि नहीं है? कोई भी पर्पस नहीं है? मेरे हिसाब से जितनी मेरी नॉलेज और मेरा कंक्लूजन कहता है, मेरे हिसाब से कोई पर्पस नहीं है। नहीं, वो और ये मेरा आप हिसाब है, आप ये इसका शर्त क्यों कोई लगा देते हैं कि फायदा मेरे नहीं है। हिसाब से? हु आर यू अ साइंटिस्ट? आपकी बुनियाद क्या है? साइंस है, क्या है? ये बस एक थॉट, मेरी आपने मेरी सोच लिया। मेरी मेरी बुनियाद है कॉमन सेंस। अच्छा, यानी कॉमन सेंस आपका ये कह रहा है कि ये कॉमन सेंस आपका पर्सनल सेंस है या कॉमन सेंस है? ये कायदे से कॉमन होना चाहिए बट रेयर है, तो मेरे हिसाब से अब आपका कॉमन सेंस में अब आना आपका जो चाहिए। अब कॉमन कॉमन सेंस में आना सेंस चाहिए। अब कॉमन कॉमन सेंस सेंस में जो पर्सनल आना सेंस से रेयर सेंस बन गया। जबरदस्त एवोल्यूशन है। चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर कोई भी हिसाब लगाए उसका यही हिसाब बनना चाहिए। अगर आपका अलग है तो आप मान सकते हो। आपने मुझसे सवाल पूछा कि इस यूनिवर्स का कोई पर्पस है या नहीं, मेरे हिसाब से कोई पर्पस नहीं है और मेरे मैं पास कोई बताता हूँ सबूत आपको कि नहीं है। कॉमन मेरे सेंस क्या पास है। कोई सबूत मैं नहीं है। बताता हूँ कि कॉमन सेंस क्या है। कॉमन सेंस ये है कि इन गैलेक्सीज का क्या पर्पस है हमें नहीं पता। ये कॉमन सेंस है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे पता है कि कोई पर्पस नहीं है, ये कॉमन सेंस नहीं है, ये मैंने आपका बोला मेरे पर्सनल व्यू है। हिसाब से, मैंने आपको बोला मेरे हिसाब से पता है, मतलब ये नहीं है कि मेरे को कोई साइंटिस्ट आके बता के गया है। जितना मेरा दिमाग काम करता है, मेरे हिसाब से कोई तो पर्पस आप नहीं ये है। कहिए कि मैं बगैर किसी प्रूफ और बगैर किसी दलील और आर्गुमेंट के ये कहता हूं कि इन चीजों का कोई पर्पस नहीं है, ये कहिए आप। हाँ चलो, यही बोल दिया मैंने। तो फिर आप हमसे आर्गुमेंट क्यों मांग रहे हैं जब क्योंकि आप आप पहले बोल रहे ही हो से भगवान इंटेलिजेंट आपका है। वर्ल्ड व्यू आप कह रहे हो, आप जो कह है, रहे हो, आपका वर्ल्ड आप कह रहे व्यू हो। जब ऐसा है कि जो बगैर किसी आर्गुमेंट के चलता है, तो आप हमसे आगे गॉड का आर्गुमेंट क्यों मांग रहे हैं भाई?
मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे को बोलने दो। आप कह रहे हो, आपने मुझसे पूछा कि आप क्यों मानते हो कि भगवान नहीं है। मैं उसका लॉजिक दे रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्स है वो एक डम। अरे आप बात क्यों काट रहे हो? एक मिनट यार, आपको मैं बोलने देता हूँ ना, एक मिनट मैं आपको बोलने देता हूँ ना, प्लीज बात तो पूरी करने दो। देखिए इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। जी जी अरे जी, आप इतना सेंटेंस तो इरिटेट ना कंप्लीट हो। करने दो यार। आई नो, मैं बात बर्तमान दुम पे पैर रख देता हूँ, तो मैं प्लीज। मौका दूंगा। जी हाँ, आप इतना एटलीस्ट इरिटेट ना सेंटेंस तो हो। कंप्लीट करने मैं दो यार। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप लॉजिक नहीं दे सकते, क्योंकि आप बगैर किसी लॉजिक के ये मान चुके हैं कि उन चीजों का कोई पर्पस नहीं है। तो व्हाई आर यू डिमांडिंग any logical argument or even giving any logical argument? You can't. मैं मांग सकता हूँ, उसका रीजन है क्योंकि जैसे ही आप लोग बोलते हो कि भगवान है, तभी मेरे सर पे एक बंदूक आ जाती है कि वर्शिप गॉड अदरवाइज यू विल गो टू हेल। तो बेसिकली इसलिए मैं आप लोगों से डिमांड कर रहा हूं प्रूफ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भगवान एक सुपरनैचुरल कैरेक्टर है, फिक्शनल कैरेक्टर है जो डरा के हमें कंट्रोल कर रहा है। बाकी सारे फिक्शनल कैरेक्टर, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सांता क्लॉज, कोई भी डराता नहीं है इंसान को कि मेरी वर्शिप करो। सिर्फ और सिर्फ गॉड जो फिक्शनल कैरेक्टर है वो बोलता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो तुम हेल जाओगे, और कोई प्रूफ भी नहीं देता। अब मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, वापस टॉपिक पे अच्छा होल्ड आऊंगा। ऑन, नहीं पहले इसका जवाब दे दूं मैं नहीं आपको। नहीं नहीं, जिस तरीके से आप होल्ड ऑन एक पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। आपने एक बात कही है, मैं उसका जवाब दूंगा ना, मैंने आप ये सुना तो नहीं आपको। कर सकते ना बोलो। कि आप एक बात बोलो। करके फिर कहें मुझे जवाब ना दे और मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूँ। जी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना मेरे भाई। नहीं बिल्कुल ठीक, आप बोलो। जिस तरह आप स्पाइडरमैन और वगैरह वगैरह से, बैटमैन से नहीं डरते, आप गॉड से भी नहीं डरते ना। आप डर कहाँ रहे हैं? मैं नहीं डरता। बस तो फिर बंदूक मेरे सर पे आप लटकी डर हुई रहे हो, है, मैं मुझे आपसे डर लग पूछ रहा रहा है, हूँ हेल्थ आप से क्यों मुझे डरते हो? डराया जा रहा है, ये सारी बातें करने की क्या जरूरत है? आपको कहाँ डर लग रहा है? बिल्कुल आप तो बहुत आराम मेरे से को गॉड नहीं के लग खिलाफ रहा। बात कर रहे मैं जानना चाहता हूँ आप क्यों डर रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ आप क्यों डरते हो। हैं। भाई आप सारे रीजन दे रहे हो पर्सनल, और हमसे मांग रहे हो हमारी वजह। आपका तो बस यार बात सुनो, पर्सनल होनी चाहिए ना। आप नहीं डर रहे आप हो ना क्योंकि मेरे को चुप आपकी कराना जो चाहते हो। रीजनिंग है वो आप पर्सनल है। देखो, सिर्फ आप मेरी डिबेट नहीं बात नहीं करना सुन चाहते, रहे आप हो। मेरे को चुप कराना अब चाहते हो। अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि आपकी जो सारी रीजनिंग है वो पर्सनल बुनियादों के ऊपर है कि जी मैं ये समझता हूूं। तो जब मैं यहाँ बिल्कुल ठीक कह सारा रहे हो, मसला बिल्कुल पर्सनल है, बिल्कुल। बिल्कुल पर्सनल है ना, और पर्सनली आपको डर नहीं लग रहा है, तो आपको टेंशन किस बात की है? मेरे को आप तो कोई यहाँ टेंशन नहीं पर है। ये साबित करने के मैं लिए आए आपसे एक हैं। सवाल पूछ रहा हूँ। आपको यहाँ पर ये साबित करना है कि गॉड नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर है इंसानियत के लिए अब इस आप अगर कॉन्सेप्ट के बोलने दोगे मुकाबले में तो मैं कि गॉड साबित है। कर पाऊंगा। अगर आप बोलने दोगे तो मैं साबित कर पाऊंगा, तब से मैं बोल रहा हूँ मेरे को एक सेंटेंस बोलना है, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं और नहीं, अगर मैक्स आपको ये लगता है होल्ड ऐसे ऑन यार, मैक्स मेरी डिबेट बात होती है सुने। कि दूसरे को बोलने ना दो, वो कोई तरीका नहीं है। मैक्स मेरी बात सुने। जब से हाँ मुफ्ती साहब आए हैं मैं खामोश हो गया हूँ, ये एहसास करते हाँ, हुए कि अगर हम 3 लोग बोलेंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा। मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया हूँ। मैं आपसे थैंक यू ये सो रिक्वेस्ट मच। करूंगा कि देखें, आप जब एक पॉइंट रखते हैं और फिर आप कहते हैं कि नहीं इसके बाद एक और पॉइंट है, तो फिर ये अनफेयर है ना हम पे भी कि आप उसका बिल्कुल। जवाब लें फिर आप आगे बढ़ें। फिर आप शिकवा ना करें ना कि आप मेरा ये सेंटेंस आपको नहीं उस बिल्कुल पॉइंट आपने जो रखा है उसका जवाब तो आप लें, उसके बाद अगला सेंटेंस नहीं। रखें आप। कायजर जी बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी ना बात आपसे चल रही थी और हम एक पॉइंट पे पहुंचने वाले थे और बीच में मुफ्ती जी आ गए और उन्होंने पूरा मेरे को दबाना शुरू कर दिया। तो मैं हम सबके उस्ताद वापस हैं, वो हम अपने सबको चुप करा सकते हैं। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टॉपिक बीच में रुक गया था और मैं वापस उसी टॉपिक पे लाना चाहता हूँ जहां हमारी बात टूटी थी। क्या मैं ला सकता हूँ? जी, आप और मुफ्ती साहब के दरमियान है, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है हम उसी कि टॉपिक पर हैं भाई, हम अगर कहीं और नहीं कहीं गए, कहीं गैलेक्सियों में ही आप अटके हुए देखो हैं। बोलने नहीं देंगे, मैं बोल ही नहीं सकता। अरे बोलिए, बोलिए यार। जी, मेरे को ये बता दो कि इतने अगर कहीं कुरान में नहीं लिखा और कहीं बाइबल में, कहीं गीता में नहीं लिखा कि बाकी प्लैनेट्स और बाकी गैलेक्सीज का कोई क्या पर्पस है, अगर हमें पता ही नहीं, तो आप इस डिजाइन को इंटेलिजेंट डिजाइन किस बेसिस पे कह रहे हो? क्योंकि हमको नहीं पता इन्होंने क्यों बनाया था, तो हम बेसिकली अज्यूम कर सकते, और आज तक हमें किसी और प्लैनेट की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये पूछ रहा हूं इंटेलिजेंट डिजाइन कैसे हुआ? मेरे हिसाब से ये डम डिजाइन है, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन नहीं है, कोई आंसर नहीं है गॉड के थ्रू कि उसने ये क्यों बनाया है। तो क्या आप मुझे बता मैं सकते यहाँ हो पे इसका सिर्फ क्या, इसको एक बनाने का बात क्या मुफ्ती रीजन साहब था? की इजाजत से मैं सिर्फ एक बात ऐड ये करना चाहूंगा कि आपका ये कहना है कि इस प्लेनेट, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इसके लिए सूरज की कोई जरूरत नहीं है, सूरज का कोई अमल दखल नहीं है, बिल्कुल फजूल है। चांद भी इसके लिए फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ प्लेनेट अर्थ ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने आपने वो दो नहीं बात ये नहीं है उबैद साहब, बात नहीं नहीं ये नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ होल्ड सन ऑन। की अरे जरूरत है, भैया मैंने तुम्हारी मून बात की सुनी है, जरूरत मुझे है, बोलने भी दो। बट बाकी अब मुझे प्लैनेट्स तो की बोलने दो। जरूरत नहीं है, बाकी नहीं, अब मुझे गैलेक्सीज की बोलने कोई दो जरूरत यार। नहीं है।
आपने अब मुझे ऐसे बयान बदल रहे हैं, मुफ्ती साहब को बोलने थे। आपने कहा था कि बाकी किसी भी की कोई जरूरत नहीं है, सब बेफायदा है, लेकिन आप मुफ्ती साहब को जरा बोलने दें। हाँ, नहीं, बिल्कुल बात बिल्कुल ये नहीं है उबैद साहब और कैसर भाई, मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट रखना चाहता हूँ कि अभी ये कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है, कुरान में नहीं बताया, बाइबल में नहीं बताया। मालूम ना होने से ये फैसला कर देना कि ये डिजाइन इंटेलिजेंट नहीं है, ये कैसे पता चला? आपको आज से 500 साल पहले इंसान की बॉडी में क्या क्या चीजें हैं नहीं पता था, तो क्या आप ये मान के चल रहे थे कि ये एक इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है? क्या आप इसको डम डिजाइन मान रहे थे महज अपनी लाइल्मी की वजह से? ये लाइल्मी और ना जानना किसी चीज के होने ना होने का सबूत कब से बना है? बात ये है। देखो, अगर तो आपकी बात समझ गया, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हो सकता है इन सब का ना कोई एक्चुअल रीजन हो, कोई पर्पस हो जो मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं, बट जब तक मुझे ये कोई बताएगा नहीं, भगवान बताएंगे नहीं आके कि मैंने इसलिए बनाया या कुरान में नहीं लिखा, जब तक नहीं पता चलता तब तक मैं बिल्कुल रीजनेबल हूं ये बोलने के लिए कि ये डम डिजाइन है। इसको आप इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी गैलेक्सीज और यूनिवर्स की जरूरत ही नहीं जब थी। आप अगर खुद ही इस इंसान बात को अगर तस्लीम कर इंसान को चुके टेस्ट मेरे करना भाई, था तो तीन चीजें जब आप बनाते, इस बात सन। को तस्लीम कर चुके हैं कि ना जानना दलील नहीं है, तो फिर हाउ कैन यू रूल कि ये डम डिजाइन है? आप तो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं। ये कहना एक तरफ, ठीक तो है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ना जानने की बुनियाद पर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता, फिर फैसला भी कर रहे हैं। इससे बढ़कर डम कोई चीज नहीं हो सकती। तो आप मेरे को प्रूफ कर दो कि बाकी गैलेक्सीज का क्या रीजन है और इंटेलिजेंट कैसे है वो। अगर आप बोलते हो कि ये इंटेलिजेंट डिजाइन है, आप क्लेम कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर रहे हो कैसर भाई, ओवर टू, इंटेलिजेंट है। मुझे 2-4 मिनट दीजिएगा जी इंशाल्लाह। जी जी जरूर। अच्छा मैक्स, बाकी देखें, जो हमारी गैलेक्सीज हैं, जो मजमूई तौर पे जो यूनिवर्स का सिस्टम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्स को उसमें से निकाल दें और यूनिवर्स आपका पीछे बच जाएगा। जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, ये यूनिवर्स के अंदर, ये हर जगह पे मौजूद है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। विच इज़ टू से कि आप ये कहें कि आज से यहाँ से आपके पास एक फॉर एग्जांपल 300 मिलियन साल के जो लाइट ईयर के है, या कोई भी आप एक फिगर ले लें, इतने दूर एक गैलेक्सी है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उस गैलेक्सी को निकाल दें और यूनिवर्स फिर भी बच जाए ऐसे ही, तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कितना प्रिसाइज सिस्टम कि इसके अंदर एक गैलेक्सी जब एक्सप्लोड भी होती है, एक प्लैनेट भी एक्सप्लोड होता है, तो उसका सपोर्ट सिस्टम पहले से डेवलप होता है। इस हद तक ठीक है है। कि एक सितारा टूटता है, जब एक सितारे का टूटने का हमारा जितना भी है ना, हमारा ये 93 बिलियन ईयर का जो हमारा सर्कल है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है आपस में। कि एक सितारा भी टूटता है तो उससे जो कार्बन है, उससे नई जिंदगी पैदा होती है, जो नए मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं। इवन हमारे जो हम इस जमीन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका ताल्लुक हमारी कायनात के साथ है। इस सारे को कहा जाता है पहले इसको टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट कहा जाता था, अब इसको फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट कहते हैं, एफटीए। ठीक है। मैं इस ठीक पे है। आपको इतना साइंटिफिक डेटा दे सकता हूँ, इसके पर्पस का इतना साइंटिफिक डेटा दे सकता हूँ कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी प्रिसीजन के साथ ये कैसे बना है। और ये पिछले 50 साल में इस पे इतना ज्यादा काम हुआ है। अभी इनफैक्ट इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, इज एथियज्म डेड, उस किताब का नाम है। आजकल मैं वो पढ़ रहा हूँ, जिसमें दोबारा से इस डेटा को रिवाइव किया गया है कि जो ग्रैंड आर्गुमेंट है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो एक्चुअली यूनिवर्स के अंदर है। तो आप मुझे बताइए कि आपको वो डेटा पढ़ना अच्छा लगेगा, या ये कहना आपको अच्छा लगेगा कि वेल मुझे तो पता नहीं है, लेकिन चूंकि पता नहीं है इसलिए मैं इसको डम समझता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको आपको ना, आपने बहुत ही सही पॉइंट रखा। बेसिकली ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि हमें नहीं पता कि अगर एक गैलेक्सी किसी तरह गायब हो जाए तो हम पे क्या असर पड़ेगा। हो सकता है उस गैलेक्सी का पर्पस है कि एक ग्रेविटेशनल बैलेंस रहे, हो सकता है। बिल्कुल सॉलिड पॉइंट है, बट मेरा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या गॉड इतना पावरफुल नहीं है कि वो एक स्टेबल सोलर सिस्टम बना दे और बाकी गैलेक्सीज को हटा दे? क्या उसके पास ये पावर नहीं है? अब वो इतनी, गॉड ने इतनी मेहनत करी ताकि आपको हमारा कैसे पता? सोलर सिस्टम, एक मिनट, हमारा सोलर सिस्टम बैलेंस्ड रहे, इतनी मेहनत करी कि इतने यूनिवर्सेस बना दिए। क्या उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो बिना गैलेक्सीज के हमारा स्टेबल यूनिवर्स बना दे? तो वो ऑल पावरफुल नहीं है, बेसिकली वो डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता। क्योंकि अगर वो ऑल पावरफुल होता, अगर कैसर भाई मेरा सवाल ये है कि क्या गॉड इतना पावरफुल नहीं है कि वो सूरज के बगैर बस यहाँ लाइव कर देता दुनिया में? और क्या गॉड इतना पावरफुल नहीं है कि बस वो एक ही मुल्क बनाता, इंडिया,
वहीं पर सारे पहाड़ होते हैं, वहीं पत्थर होते हैं, वहीं रेगिस्तान होते हैं, और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, पूरी इंसानियत वहीं एक कस्बे में रहती। तो ये आप चलते चले जाएं, गॉड की पावर के ऊपर सवाल करते चले जाएं। बिल्कुल वो नहीं है रुके? पावरफुल, गॉड पावरफुल नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं पावरफुल होता इतना तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। मैं सिर्फ बोलता चल प्लैनेट अर्थ बना देते हैं, सन दे देते हैं, मून दे देते हैं और टेस्ट शुरू सन करो। और मून क्यों दे अगर देते हैं? वो भी हटा दो, वो भी हटा दो, सिर्फ प्लैनेट रखो ना। उसके पास पावर नहीं है क्या ठीक। गॉड के पास कि सिंप्लीफाई करे? क्यों इतनी मेहनत कर रहा है गॉड? मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इस बात में 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहला प्रॉब्लम हाँ ये है कि आप ये अस्यूम कर रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न कि खुदा ने बड़ी मेहनत की है इस पे। हमारा कोई ऐसा अकीदा नहीं है कि खुदा मेहनत करके चीज़ें बनाता है। उसका हमारा ये अकीदा है जो कुरान में है कि वो कहता है कि हो जा, और उस चीज़ का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। पहली बात ये। दूसरी ये कि किसी के एक काम के डिफरेंट व्यू रखने से उसकी नेगेशन नहीं होती है। ये बात ज़हन में रखें। तो मिसाल के तौर पे आपके इंडिया में अगर मोदी जी से आपको शिकवा है, शिकायत है कि वो हुकूमत ठीक नहीं चला रहे हैं, आपके नज़दीक हुकूमत का ये बेहतर मॉडल हो सकता था, जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप बिल्कुल आप तनकीद कर सकते हैं, आप पसंद भी कर सकते हैं, किसी और गवर्नमेंट के खिलाफ आप हो सकते हैं, कांग्रेस के खिलाफ हो सकते हैं, किसी के भी खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि मुझे मोदी साहब का ये मॉडल अच्छा नहीं लगा है, ऑन दिस बेस मैं ये कहता हूँ कि मोदी साहब हैं ही नहीं। आपका उनके काम से डिसएग्रीमेंट करना उनकी एग्जिस्टेंस की दलील है, ये प्रूफ है इस चीज़ का। तो बहुत सी बातें हो सकता है आपको ना समझ आएँ, मुझे भी ना समझ आएँ। क़यामत के दिन अल्लाह ताला से आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ सकता हूँ कि अच्छा ये मकसद समझाएँ, इसका क्या था, ये क्या था? यानी कि आप जो काम नहीं कर सकते ना, जो अनफ़ेयर है आपकी तरफ से, जो आपको नहीं करना चाहिए, वो ये है कि मेरी लिमिटेशन ऑफ नॉलेज की वजह से मैं ये समझता हूँ कि बेहतर मॉडल ये होना चाहिए था, और चूँकि बेहतर मॉडल ये होना चाहिए था, देयरफॉर एक्जिस्टिंग मॉडल का बनाने वाला कोई है ही नहीं। डज़ दैट मेक सेंस टू यू? चलो आपकी नहीं, आपकी दूसरी बात बात ये कि मैं यहाँ 100% ऐड सही करना है। चाहूंगा एक पॉइंट चीज। ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपने कहा ना कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ रीजंस बताई हैं हमें, कुछ रीजंस बताई हैं कि किस वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। तो उनमें 2-3 रीजन में से एक रीजन ये भी बताई है सितारों को बनाने की, प्लैनेट्स को बनाने की, कि ये सितारे जो हैं ये रास्ते में लोगों को, जब लोग पुराने दौर में सफर करते थे तो इन सितारों के थ्रू वो अपने रास्ते को नेविगेट करते थे। फिर इन सितारों के थ्रू वक़्त देखा जाता था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये सूरज, चाँद, सितारे हर एक अपने मदार के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये सूरज जो अपने मदार के अंदर चल रहा है, इससे हमारे इस प्लैनेट के अंदर टाइम की जो एग्जिस्टेंस है वो इसके साथ है। फिर चाँद के अपने मकासद हैं और बहुत सारी चीज़ें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइम से भी निकल जाएँ, आप स्पेस से भी निकल जाएँ, आप हर चीज़ से निकल जाएँ। तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स जो आजकल के दौर में भी जो लोग सितारों के साथ जो है वो रास्ता देखते हैं। अभी तो हमारे पास नेविगेशन और बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग इन सब चीज़ों से फ़ायदा लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं और लोगों के लिए इसके अंदर फ़ायदा होता है। एक पॉइंट मैं लास्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर लाना चाहता हूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कहा कि हम कुछ रीज़न्स तो अल्लाह ताला ने हमें बता दी, जो हमने आपके सामने पेश कर दी, एंड देयर आर और मैनी रीज़न्स जो हम कहते हैं कि हमें नहीं पता, वो हम अल्लाह सुब्हानहू, जैसे कैसर भाई ने कह दिया, वो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछेंगे। और मेरा इसके ऊपर पॉइंट ये है कि इसी के ऊपर हमारा इम्तिहान है। ऑन द अदर हैंड आप भी इसी जगह पर खड़े हुए उबैद हैं, भाई, जिस एक हमने आयत बात की। और है सूरे हामीम सजदा की आयत नंबर 12, उसमें जी, अल्लाह जी। ताला ये फरमाता है कि वज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबीहा व हिफ्ज़ा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये जो हिफ्ज़ा अल्लाह का लफ्ज़ सुब्हानहू, है ये बहुत अहम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस इस यानी कायनात की पूरी हिफाज़त के लिए। कायनात की हिफाजत और उसके अंदर लाइफ की हिफाजत, हर चीज इसके अंदर आ गई। ठीक है, मैं आप जी। लोगों का पॉइंट एकदम समझ गया, ठीक है? आपके पॉइंट्स में वेट है, ठीक है? आपके पॉइंट्स में वेट है। अब मैं ये बोलता हूँ कि मैं ये प्रूव नहीं कर पा रहा कि गॉड नहीं है। मेरे सिर्फ आर्गुमेंट्स हैं, लॉजिक्स हैं, असम्पशन है। तो अब आप मेरे को एग्नोस्टिक की कैटेगरी में डाल दो। एथिज्म से एग्नोस्टिक में डाल दो, ठीक है? कोई बात नहीं, दैट्स अभी रुको। इम्प्रूवमेंट। अब हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास क्या सबूत है कि आप भगवान में मानते हो, हेल हेवन में मानते हो? उसका आप सबूत दो। प्रॉफिट्स की लाइफ, मॉरल आर्गुमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, उसके साथ कंटिजेंसी आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। देयर आर मेनी आर्गुमेंट्स। तो बेसिकली प्रॉफिट की लाइफ प्रूफ है प्रॉफिट्स की गॉड है, तो लाइफ, फिर हाँ, प्रॉफिट्स की लाइफ, प्रॉफिट्स तो इंसान थे। इंसान से गॉड कैसे प्रूव हो रहा है? प्रॉफिट्स की लाइफ मैंने कहा है
कि सारे प्रॉफिट्स अगर एक ही मैसेज दे रहे हैं, सारे प्रॉफिट्स एक ही तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भले वो अमीर हैं या गरीब हैं, डज़न्ट मैटर। मैं पायसी की, उनकी जो पाइटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि हक के बारे में उनका क्या ख्याल है, गुनाह के बारे में उनका क्या ख्याल है, एंड दे ऑल आर कंसिस्टेंट, और वो वही बात कर रहे हैं जो आपके अंदर मौजूद है, जिसको कुरान ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है कि आपको पता है बगैर किसी के बताए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और प्रॉफिट्स उसी चीज को दे ब्रिंग टू लाइफ थ्रू देयर सीरा, और वो आपको बताते हैं कि एक खुदा है। आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप एक मॉरल जिंदगी गुजारें, यू हैव नो रीजन टू बी अ मॉरल ह्यूमन बीइंग, लेकिन आप ना चाहते हुए भी मॉरल जिंदगी गुजारते हैं। आप उसको, उसकी दलील अपनी बायोलॉजी में नहीं पाते, अपनी साइकोलॉजी में नहीं पाते, तो वहां से आपको पता चलता है कि देयर इज ए ट्रांसेंडेंट बीइंग जिससे आपने सब्सक्राइब किया है और अपनी मोरालिटी को उसमें ग्राउंड करते हैं। प्रॉफिट्स अपनी जिंदगी से, जिसको हम सीरा कहते हैं, देयर वे ऑफ लाइफ, जिससे वो आपको उस रास्ते पे गाइड करते हैं और आपको पता चलता है कि ये जो मेरे अंदर अच्छाई है, दो आई हैव नो रीजन कि मेरे अंदर अच्छाई हो, इट हैज नो मटीरियल प्रॉपर्टीज व्हाटसोएवर, नो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज व्हाटसोएवर, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है और मैं प्रॉफिट्स की जिंदगी में ये देखता हूँ और मुझे उससे सुकून मिलता है। आई फील एट होम, दैट टेल्स यू कि एक ऐसे हायर बीइंग है जो क्रिएटर है, मेरा मालिक है, खालिक है, एंड दैट्स अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज आउट देयर। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं एक दो पॉइंट ये मैं भी बात ऐड मेरे करना को चाहता हूँ, मैक्स एक दो पॉइंट मैं ही ऐड करना चाहता हूँ कि आपने आपने कहा कि मैं एक स्टेप आगे आ रहा हूँ, आप एग्नोस्टिक के लेवल पे आ रहे हैं। अब आप एक चीज को समझें कि खुदा की जात को समझने के लिए, खुदा की जात को समझने के लिए आप जिस एनक से अपनी सोच को देख रहे हैं, अपने एक्शंस को देख रहे हैं, इस दुनिया के एक्शंस को देख रहे हैं, खुदा की जात को या क्रिएटर की जात को उन एक्शंस या उस एनक से या उन रूल से नहीं देखा जा सकता। इसकी एक लॉजिकल रीजन है। रीजन ये है कि इंसान ने, एक इंसान भी क्रिएटर है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें जो इंसान ने बनाई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी क्रिएटर है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। तो इंसान ने इस दुनिया में जितनी भी क्रिएशंस की हैं, उस क्रिएशन में कोई भी ऐसी क्रिएशन नहीं है जिसमें उसने नॉन एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस में लेके आया हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लैपटॉप है, कैमरा है, इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो मटेरियल पहले से इस कायनात में एग्जिस्ट ना करता हो। उसने उस मटेरियल को जोड़ा, उसने एक नई शेप दी। बेसिकली इंसान जो है वो इनोवेशन कर रहा होता है। इंसान ने किसी भी चीज को अदम से वजूद में नहीं लेके आया, किसी भी नॉन एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस नहीं दी, जबकि इंसान और ये पूरी कायनात ये नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस की तरफ आई है। तो एक चीज ये याद रखें कि जो कोई भी क्रिएटर होता है, वो जिस मैटर के अंदर क्रिएशन कर रहा होता है, वो उस मैटर का इंटरनल पार्ट नहीं हो सकता, वो उस मैटर का एक्सटर्नल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप की बात करते हैं हम, तो लैपटॉप किसने बनाया? इंसान ने बनाया। या फ्रिज की बात करते हैं, फ्रिज किसने बनाई? इंसान ने बनाई। तो इंसान और जो जो फ्रिज है, क्या ये एक ही मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या लैपटॉप एक ही मैटर में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, इसके अंदर प्लास्टिक प्लास्टिक यूज हुआ हुआ है, इसके अंदर और बहुत सारे मैटर यूज हुए हैं। सो दैट वाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें अल्लाह ताला ने बनाया, हम जिस मैटर में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी सोच उसी मैटर के साथ ही जुड़ी हुई है। इसलिए हम क्रिएटर को जांचने के लिए जो चीज मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ रहे हैं कि मैं अगर एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो उसकी चीजें ऐसे हो जाएंगी तो मुझे डम समझा जाएगा। आप जिस फंडामेंटल के थ्रू आप अपने आप को सोच रहे हैं, जब उसी फंडामेंटल को आप क्रिएटर पे लगाएंगे जो लॉजिकली लग नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कायनात के मैटर का इंटरनल पार्ट नहीं है, वो इस कायनात के मैटर का एक्सटर्नल पार्ट है। सो क्रिएटर को समझने के लिए आपको एक दफा जो जितने भी आपकी सोच और समझ के जो जाविये हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन इस दुनिया में लगते हैं, उससे एक दफा नीचे उतरना होगा और उसको दूसरे जाविये से देखना होगा और उसको समझना होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है, अगर आप इग्नोस्टिक हैं तो इसका जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुल्क के आखिर में भी किया। देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग आर्गुमेंट कि हम अज्यूम करके चलते हैं ना, आपने भी कहा कि आपके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि आप साबित कर सकें कि खुदा है। ठीक है, आपके पास प्रूफ नहीं है। हम आपको ये, हमारे पास जो आर्गुमेंट्स हैं, हम आपको आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, उस बिहाफ के ऊपर हम खुदा की जात के ऊपर या क्रिएटर की जात के ऊपर ईमान लेके आ रहे हैं। चलिए लेट्स अज्यूम, एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं कि देयर इज अ, आपके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी है कि खुदा की जात नहीं है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी है और हम इसके ऊपर ईमान रखते हैं कि खुदा की जात है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना, रहमान तो हमारा है और हम उस पर ईमान लेके आए। फॉर एग्जाम्पल हम फोत होते हैं, मरते हैं, और मरने के बाद हम मिट्टी के अंदर चले जाते हैं या हमारी राख बना दी जाती है, और मरने के बाद
आपकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर खुदा की जात नहीं है तो क्या होगा, हम मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाएंगे, बात खत्म होगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ जब प्रोबेबिलिटी है कि खुदा की जात है और मरने के बाद अगर खुदा की जात हुई और अगर आपको उसको हिसाब देना पड़ा और आप इस दुनिया के अंदर इनकार कर रहे थे, तो आपका क्या बनेगा? फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन। सो खुदा की जात पर ईमान रखना इज अ सेफेस्ट वे। ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट करना, ये वाला आप लास्ट पॉइंट रिपीट करना। जी ठीक। खुदा की जात के ऊपर ईमान लगना आपके अकॉर्डिंगली, हम तो उसके ऊपर हमारा ईमान तो शरा सदर के मुताबिक है, हमारा बिल्कुल शरा सदर है, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली भी वो आपके लिए भी सेफ है क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर खड़े हुए हैं। आप यकीन नहीं रख रहे, आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, 50% आपको चांस है, 50% नहीं है। सो आपके लिए सेफेस्ट वे ये है। और इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि खुदा की जात पर ईमान ला के इस जिंदगी को जीना, ये इंसानियत के लिए भी बेहतर है, मुआशरे के लिए भी बेहतर है, इसमें कोई हार्म नहीं है और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए वो अपना किरदार अदा करेगी। तो खुदा की जात पर ईमान ला के आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी और आप अगर प्रोबेबिलिटी पे खड़े हुए हैं तो अगर आखिरत में खुदा की जात होगी तो आप वहां पर भी सेफ होंगे। ठीक है, अब मैंने ना आपका भी पॉइंट सुना उबैद जी, और उबैद जी आपका मतलब बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, ठीक है, कि हमें रिलीजन से मोरालिटी मिलती है, सही गलत समझ में आता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक पॉइंट है। और काइजर जी आपने जो पॉइंट बोला था वो ये है कि प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट मैसेज देते हैं और ये प्रूफ है कि गॉड है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं, मैंने ये आपको एक चेन दी है एविडेंसेस की, जिसके अच्छा अंदर कैसर भाई, मैं मुख्तसरी वक्त के लिए आया था, मुझे इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिरी होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुफ्ती जी, थैंक यू मुफ्ती जी। और पहली दफा आपसे इंटरेक्शन हुई है तो अल्लाह ताला आपको आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। हमारे लिए खुसूसी दुआ कर दिया करें और दुआ में हमें जरूर याद रखें। आपसे भी दरखास्त है, बारकल्लाह फीकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुफ्ती जी। ओके जी, थैंक यू। हाँ कैसर जी, तो अगर वो एविडेंस नहीं है तो अभी तक मुझे एक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला कि गॉड है। मेरे को वो जानना है कि क्या एविडेंस है कि आप मानते हो भगवान है, हेल है या हेवन है। मैंने अभी आपको सामने इतने रखे हैं। अच्छा, अब बात ऐसी है कि देखिए हमें टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आपके साथ, पीछे बहुत देर से कॉलर्स वेट कर रहे हैं। मेरा जो ईमेल एड्रेस है बड़ा सिंपल है, kaisarahmadraja@gmail.com। आपके सवालों में मुझे बहुत ऑनेस्ट इंटेंशन नज़र आती है। इसका जो बेहतर तरीका ये है कि आप मुझे ईमेल करें। हम गूगल मीट, स्काइप, ज़ूम, ये मुख्तलिफ ये ज़रिए हैं, उन पे हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह एनीथिंग दैट आई कैन डू, आई कैन हेल्प यू। ईमेल आईडी आप मेरा बैकस्टेज में चैट में लिख सकते हो, ईमेल आईडी चैट में लिख सकते हो बैकस्टेज में, मैं कॉपी कर लूंगा और फिर मैं चले, ठीक है। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। होपफुली मैं आपसे फिर से बात कर पाऊं, क्योंकि मेरे को ना कहीं से किसी भी रिलीजन से ना एविडेंस नहीं मिल रहा कि गॉड है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। और एक अच्छी बात मैं बोलूंगा, आप दोनों बहुत अच्छे से बात करते हो, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था और यही हुआ। तो थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से बात करी। तीनों यार, तीन